बिहार वोटर लिस्ट में बदलाव की कवायद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया है, लेकिन कहा है कि जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट में आधार, राशन और वोटर आईडी कार्ड को शामिल करने पर विचार करें। आज के लल्लन टॉप शो में इसी पर बात करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई में क्या दलीलें दी गईं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से नागरिकता और मताधिकार के सवालों पर क्या कहा गया और आखिरी में क्यों कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया के बहाने कुछ और करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगे, सूत्रों की तरफ से क्या सफाइयां आईं और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर क्या सवाल उठाए, इन सब पर विस्तार से बात। शो में बात दिल्ली की भी होगी। सरकार नहीं, जल जमाव वही। जी, सरकार नई आ गई है, लेकिन दृश्य नहीं बदले हैं। जो बीते साल सवालों के निशाने पर थे, इस बार वो कैसे कैसे सवाल उठा रहे हैं। क्या इस बार कोई सड़क से भरे पानी पर नाव चलाता दिखा? मिंटो ब्रिज का घंटों पानी में न डूबना कैसे बदलते दिनों की निशानी बताया जा रहा है। जानेंगे महिसागर नदी के पुल हादसे से बढ़े हुए आंकड़ों से आगे कौन सी कहानियां सामने आई। उस आदमी की भी होगी बात जिसे महिलाओं की सड़क पर चलने में भी गंदगी नजर आती है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K, Sharda University and Higher. SLS और पैराबेन गॉन, तो इसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। बिहार में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट का एक बड़ा रिवीजन चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, शॉर्ट में से SIR कहा जा रहा है। इसके खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। ज्यादातर याचिकाकर्ता विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। मसलन आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, सीपीआई के डी राजा। बाकी नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई हुई। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच का फैसला आया कि अभी ये एक्सरसाइज नहीं रोकी जाएगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ सुझाव भी दिए। मसलन आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड पर विचार किया जाए, लेकिन कोर्ट इन निष्कर्षों तक पहुंचा कैसे, उसके लिए दिन की सुनवाई पर नजर डालनी पड़ेगी। तो वही काम करते हैं। सबसे पहले घड़ी में आज 11:30 बजे का वक्त हुआ और सुनवाई शुरू हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन याचिकाकर्ताओं की तरफ से खड़े हुए और बोले, पूरी एक्सरसाइज लापरवाही और जल्दबाजी में की जा रही है। कानून के मुताबिक 2 तरह के रिवीजन होते रहे हैं, समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एकदम नई तरह की प्रक्रिया है। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि 30 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट स्वीकारे जाएंगे, लेकिन वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड स्वीकारे नहीं जा रहे। लोगों से उनके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 2003 वाली लिस्ट में है तो उसे कागजात नहीं जमा करने होंगे, लेकिन फॉर्म फिर भी भरना होगा। शंकर नारायणन दलीलें रखी रहे थे कि जस्टिस धूलिया ने उन्हें टोका और कहा, चुनाव आयोग तो संविधान सम्मत तरीके से ही इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। इस पर वकील ने जवाब दिया, ये पूरी एक्सरसाइज मनमानी है और भेदभाव करती है। जजों, खिलाड़ियों और पत्रकारों को कई तरह की छूट दी गई है। लोगों को अपनी नागरिकता प्रूव करनी पड़ेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता आगे बोले कि वो चुनाव आयोग की पावर को चैलेंज नहीं कर रहे। उनकी आपत्ति इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के तरीके पर है। इस बीच जस्टिस बागची की तरफ से एक टिप्पणी आई। उन्होंने कहा, जन प्रतिनिधित्व कानून चुनाव आयोग को यह हक देता है कि वो जैसे चाहे वैसे स्पेशल रिवीजन कर सकता है। इस पर शंकर नारायण बोले, अगर लगभग 8 करोड़ मतदाता लगातार मतदान कर रहे हैं तो उन्हें हटाने की बात कहां से आ गई। जस्टिस धूलिया ने कहा, ऐसा हो सकता है कि जो लोग 2003 के इलेक्टोरल रोल में हो उनमें से बहुतों का निधन हो चुका हो। इस पर वकील बोले, इसके लिए तो समरी रिवीजन होता है, इंटेंसिव रिवीजन नहीं। जनवरी 2025 तक का समरी रिवीजन हो ही चुका है। इन सब दलीलों के बीच दोपहर के 12 बजे अब बारी चुनाव आयोग की थी। उनकी तरफ से दलीलें रखने के लिए खड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ताओं के तर्क कमजोर हैं और यह भी कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता के सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता। बेंच बोली, ये अलग किस्म का मुद्दा है और नागरिकता का सवाल तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया, जन प्रतिनिधित्व कानून भी कहता है कि वोट डालने के लिए शख्स का भारत का नागरिक होना जरूरी है। जस्टिस धूलिया ने तब पूछा, इस सवाल को एड्रेस करने में कुछ देर नहीं हो गई? चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सकता है, लेकिन चुनाव से सिर्फ चंद महीने पहले।
जस्टिस धूलिया अपनी बात कह ही रहे थे कि चुनाव आयोग के वकील की तरफ से दूसरा तर्क आया कि माननीय कोर्ट को फाइनल लिस्ट पब्लिश होने का इंतजार करना चाहिए, तब ही पूरी तस्वीर सामने आ पाएगी। इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा, आपको पता ही है कि जब लिस्ट बन जाएगी और नोटिफाई हो जाएगी तब कोई भी अदालत हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। इस पर आयोग की दलील, हम इसे फाइनल करने से पहले भी कोर्ट को दिखा देंगे। बज गए दोपहर के 12:30। दोनों पक्षों की तरफ से ठीक ठाक तर्क पेश किए जा चुके थे। अब सामने आए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए। उन्होंने क्या कहा? जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 19 का हवाला दिया और कहा, जो भी व्यक्ति 18 साल का है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में रहता है, नागरिक है, उसे वोट देने का हक है। यह अधिकारियों को साबित करना है कि फलाना व्यक्ति नागरिक नहीं है। नागरिकता साबित करने का बोझ उस व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता। और सिब्बल की दलीलों में थे खूब सारे आंकड़े। मसलन राज्य सरकार का सर्वे बताता है कि बिहार की 14% आबादी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, सिर्फ 2% के पास पासपोर्ट है, 87% आबादी के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड को न स्वीकार करने से करोड़ों लोगों का मताधिकार छिन जाएगा, बकौल सिब्बल। उन्होंने अपनी बात जब रखी तो फिर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी उनकी तरफ से आए, यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और बेंच को संबोधित करते हुए कहा कि माय लॉर्ड, अगर एक भी व्यक्ति का मताधिकार छिनता है तो इससे सीधे देश के लोकतंत्र को चोट पहुंचेगी। बेंच ने कहा, इस बात पर हम सहमत हैं। इसके बाद बेंच ने एक बार फिर से एक्सरसाइज की टाइमिंग पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग से पूछा, ये पूरी एक्सरसाइज इलेक्शन फोकस्ड क्यों है? आयोग के वकील की तरफ से कोई जवाब दिया जाता उससे पहले ही अधिवक्ता सिंघवी ने फिर से अपनी बात शुरू कर दी और एक पुराने मामले का हवाला दिया, 1995 का लाल बाबू हुसैन बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर केस। सिंघवी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति एक बार इलेक्टोरल रोल में आ जाता है तो ये माना जाता है कि उसने नागरिकता के सवाल पर अधिकारियों को संतुष्ट कर दिया है, लेकिन बिहार में हो रही SIR एक्सरसाइज ऐसे नागरिकों से एक बार फिर से सबूत मांग रही है। आयोग के पास लोगों की नागरिकता तय करने का हक नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आधार कार्ड को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार लगातार इसे प्रमोट करती है। एक और बड़ी बात कही सिंघवी ने कि SIR एक्सरसाइज के बहाने सिटीजनशिप स्क्रीनिंग की जा रही है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी खड़े हुए और कहा, अगर आयोग के पास रिवीजन का हक नहीं है तो फिर किसी और संस्था की पहचान करनी पड़ेगी जो ये काम कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को ताकत देता है कि वो चुनाव से जुड़ी सारी प्रक्रियाओं को अंजाम दे। इस बीच जस्टिस धूलिया की टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि SIR एक्सरसाइज ना तो समरी रिवीजन है, ना ही स्पेशल रिवीजन, बल्कि इसका फोकस नागरिकता पर सवाल उठाने पर है। इसके जवाब में आयोग के वकील ने कहा, माननीय कोर्ट को ऐसा नहीं मानना चाहिए। इस एक्सरसाइज के पीछे कोई छिपा मंसूबा नहीं है। इसकी टाइमिंग पर उठे सवालों का भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया और कहा, आयोग SIR को देशव्यापी एक्सरसाइज बनाना चाहता है, यानी ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। हम ये सुनिश्चित तरीके से कह सकते हैं कि ये कानून सम्मत तरीके से किया जाएगा और किसी को भी बिना नोटिस या अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। इन सब दलीलों के बीच घड़ी में 2 बज गए, लंच ब्रेक हो गया। इसके बाद फिर से सुनवाई हुई। आयोग ने कहा कि आधार कार्ड के जरिए पहचान का ऑथेंटिकेशन किया जाता है, किसी की पहचान की पुष्टि होती है। आयोग इसे सुप्रीम दर्जा नहीं दे सकता। जनप्रतिनिधित्व कानून में भी आधार को सिर्फ पहचान के दस्तावेज का दर्जा मिला है, ना कि नागरिकता के डॉक्यूमेंट का। आधार कानून खुद कहता है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसके बाद आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि लगभग 5.5 करोड़ फॉर्म जमा हो चुके हैं, इनमें से आधे तो अपलोड भी किए जा चुके हैं। समरी ये कि ये जो रिवीजन का काम है वो बड़े विधि पूर्वक चल रहा है और तेजी से चल रहा है। ECI का पोर्टल भी बनाया गया है जहां डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे और फिर कभी इस एक्सरसाइज को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर बेंच ने आयोग से पूछा कि पूरी SIR एक्सरसाइज पहचान के बारे में ही है। आयोग ये जानना चाहता है कोई व्यक्ति A है या B, फॉर्म में जिन 11 दस्तावेजों का जिक्र है वो भी पहचान से जुड़े, इसके बाद भी आप आधार क्यों नहीं स्वीकार रहे? इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा, पिछले दशक में 70 लाख से ज़्यादा लोग बिहार से जा चुके हैं। ये तथ्य खुद SIR को अंजाम देने का सबसे बड़ा तर्क है। अगर कोई अपने घर में नहीं है तो आयोग के लोग 3 बार उसके घर जाएंगे। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी कि वो फॉर्म इकट्ठा करे, पोर्टल पर अपलोड करे। जस्टिस धूलिया ने तब एक और सवाल उठाया कि जनगणना होने में 1 साल का वक्त लगता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि वो पूरी एक्सरसाइज को महीने भर में अंजाम दे देगा। आयोग ने कहा, सिर्फ इन आशंकाओं के आधार पर SIR पर रोक नहीं लगानी चाहिए। आयोग को अपनी क्षमता साबित करने का मौका दिया जाए। आयोग ने केस की सुनवाई अगस्त में करने का सुझाव भी दिया और कहा 2 अगस्त तक ड्राफ्ट लिस्ट बन जाएगी। जैसी कि याचिकाकर्ताओं की दलील है, करोड़ों का मताधिकार छिन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट तब हस्तक्षेप कर सकता है। इस दलील पर सिंघवी ने आपत्ति जताई और कहा कि अगर प्रक्रिया जारी रहने दी जाती है तो कोर्ट में से ऐसे पेश किया जाएगा कि इसे पलटा नहीं जा सकता।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि जनवरी 2025 में समरी रिवीजन हो चुका है, उसी को ड्राफ्ट लिस्ट माना जाए। इन सब के बीच अब घड़ी में 3 बज चुके थे और बेंच का आ रहा था आदेश। हमें लगता है कि मामले की वृहद सुनवाई होनी चाहिए। ये आदेश का पहला हिस्सा है, कुल 3 मुद्दों पर। पहला, एसआईआर को अंजाम देने की इलेक्शन कमीशन की पावर, तरीका और फिर टाइमिंग। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग इसके पहले 21 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करेगा और फिर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पहला जवाब दाखिल होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में आगे कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 11 दस्तावेज एग्जॉस्टिव नहीं है। ऐसे में आयोग को इन दस्तावेजों की लिस्ट में आधार, राशन और वोटर आईडी कार्ड को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता भी इस स्टेज पर अंतरिम रोक की मांग नहीं कर रहे हैं। ड्राफ्ट लिस्ट अगस्त में आएगी और सुनवाई 28 जुलाई को होगी। इतना कहकर बेंच उठ गई। इस बीच न्यूज एजेंसी ANI इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी, बताया कि SIR फॉर्म्स के पेज 16 के तहत हम पहले से ही आधार कार्ड स्वीकार कर रहे हैं और वोटर आईडी का एपिक नंबर पहले से ही इन फॉर्म्स पर छपा हुआ है। चुनाव आयोग इसे अपनी जीत बता रहा है कि कोर्ट में हमारी दलीलें मानी गई और SIR की प्रक्रिया को नहीं रोका गया। इस पूरे मामले पर आगे जो भी अपडेट होंगे ललन टॉप विस्तार से रिपोर्ट करता रहेगा। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली NCR में हुई बारिश, 7 शहरों को मिलाकर बनी दिल्ली। आज केवल एक शहर बन गई है, पानी का शहर। 9 जुलाई की शाम से शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। ये वो वक्त था जब कर्मठ कर्मचारी दफ्तर से घर लौटते हैं। कईयों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ घंटों की बारिश में सड़कों पर लबालब भरे पानी में डूबते उतराते रहे। 10 साल पुराने डीजल इंजन, 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन नए इंजन के साथ पानी में कदम ताल करते रहे। ऑड नंबर भी थे, इवन नंबर भी थे। सभ्यताओं, सरकारों और निर्णयों का जल कोलैब चल रहा था। विजुअल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां नजर जा रही है, पानी ही पानी दिख रहा है। बारिश की स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले दिल्ली NCR में ये आशंका भी जताई थी। अगले कुछ दिनों के लिए भी सामान्य से भारी बारिश की भविष्यवाणी है। पर इन असुविधाओं को लेकर हर साल की तरह राजनीति वो भी बरस रही है। 10 साल सत्ता में रही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। शीर्ष नेताओं का सोशल मीडिया जलमग्न है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के CM रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग का वीडियो X पर शेयर किया। दिख रहा है कि सड़क पानी से भरी है और कैप्शन, 4 इंजन की भाजपा सरकार ने दिल्ली को दिए स्विमिंग पूल। उधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बारिश के कारण हुई परेशानियों पर अपनी राय रखी और दावा किया कि दिल्ली में कोई जल जमाव नहीं हुआ। मिंटो ब्रिज का उदाहरण दिया और कहा, हर बार अखबारों में पानी में डूबे ब्रिज की तस्वीरें छपती थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लिगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार ITO स्मूथ चला। इस बार बारापुला जैसी जो वो था एरिया था, स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार कर रही है। इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहां जहां अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे और अगली बारिश में और बेहतर स्थिति दिल्ली की होगी। तो समस्या आखिर है कहाँ? क्यों ऐसा होता है कि एक ही बारिश में सरकार किसी भी पार्टी की हो, पोल खुल जाती है? बीते कुछ दशकों में दिल्ली में काफ़ी बदलाव दिखे। साइज, जनसंख्या से जुड़े, विकास से जुड़े, इसकी गवाही ख्याति प्राप्त एजेंसियां दे रही। नासा के आंकड़ों के मुताबिक 1991 से 2011 तक दिल्ली का भौगोलिक आकार लगभग दोगुना हो गया। दिल्ली का ये विस्तार ज़्यादातर नई दिल्ली के बाहरी इलाकों में हुआ, जहाँ पहले ग्रामीण क्षेत्र थे, वे अब शहरों का हिस्सा बन गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की माने तो 2030 तक दिल्ली टोक्यो को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन जाएगा। उस समय आबादी करीब 3.9 करोड़ होने का अनुमान है, 3 करोड़ 90 लाख। 2000 की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा होगी। दिल्ली के शहरीकरण ने शहर की टोपोग्राफी यानी प्राकृतिक संरचना और ड्रेनेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने नेशनल हेरिटेज डिवीजन के डायरेक्टर मनु भटनागर के हवाले से समस्या पर बात रखी। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? पहले दिल्ली के ऐतिहासिक शहर जैसे तुगलकाबाद, महरौली, शाहजहानाबाद, सिविल लाइंस, नई दिल्ली और कैंटोनमेंट क्षेत्र ऊंचे स्थानों पर बनाए गए, जिससे बारिश का पानी आसानी से नीचे बह जाए। लेकिन अब शहर के विस्तार में जल निकासी की क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया। तेज़ बारिश होती है तो पानी ज़मीन में नहीं समा पाता, सतह पर बहता है। मौजूदा नालियाँ इसको संभाल नहीं पाती और इसलिए निचले इलाकों में बाढ़ दिखती है।
एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स की वजहों की ओर ध्यान दिलाते हैं। नालियां पहले निकासी काम आती थी, अब सीवेज की डंपिंग है। निचले इलाकों में ज़्यादातर निर्माण ने समस्या को और बढ़ाया है। साउथ दिल्ली, चाणक्यपुरी, आर.के. पुरम की नालियां सराय काले खां के नाले में मिलती हैं। निचला इलाका है, नतीजतन हर साल बाढ़ आती है। एक कारण 1976 में बना ड्रेनेज मास्टर प्लान भी है। प्लान 60 लाख की आबादी के वक्त बना था और आबादी 5 गुना बढ़ गई है। अवैध निर्माण भी हुए। कंक्रीट से ज़मीन के पानी सोखने की क्षमता कम हुई। बारिश के पानी का शहर में ऊपर ऊपर बहना भी जल भराव का कारण है। सवाल है, इसे दूर करने के लिए जिम्मेदार संस्थान क्या कर रहे हैं? सरकारी जवाब सुनिए। जून में पीडब्ल्यूडी ने बताया कि शहर में 350 जल भराव वाली जगहों में 71 जगहों की पहचान हुई। शुरुआती सफाई के बावजूद यहाँ फिर भी समस्या बनी है। गाद हटाने, सफाई करने, मानसून के पहले व्यवस्थाएं बेहतर करने के तमाम दावे हैं, लेकिन उनकी कलई खुल चुकी है। रुकी गाड़ियों की लाल लाइटें और पुलों के बगल से डूबते उतराते विजुअल आम है, सत्य है, अटल है। बारिश से जल जमाव की दिक्कत देश की राजधानी में कब दूर होगी, ये वक्त भी शायद ना बता पाए, या कोई जिम्मेदार बताए तो हम सुनने को तैयार हैं। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। गुजरात में वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाले पुल के टूटने के बाद महिसागर नदी से 16 शव निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ को 10 जुलाई की सुबह 2 और दोपहर में एक और शव मिला, जबकि 13 शव बुधवार 9 जुलाई को बरामद हो चुके थे। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हुई। अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, तलाश जारी है। महिसागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज 9 जुलाई की सुबह टूट गया। चलते ट्रैफिक के बीच पुल टूटने से 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा नदी में गिर गए और एक टैंकर टूटे सिर पर फंस गया। 45 साल पुराना ये ब्रिज दक्षिणी गुजरात को सौराष्ट्र के इलाके से जोड़ता है। इसके टूटने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड़ से सौराष्ट्र पहुंचना मुश्किल हो गया। अब इसके लिए अहमदाबाद होकर जाना होगा। गंभीरा पुल का निर्माण 1981-82 में हुआ था। जानकारी के मुताबिक 2015 में भी ये जर्जर पाया गया था। उस समय सरकार ने इसका निरीक्षण करवाया था और बेयरिंग बदली थी। ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि पुल के निर्माण में अच्छी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की मरम्मत के लिए प्रशासन से कई बार रिक्वेस्ट की गई, पर कुछ किया नहीं गया और अब ये हादसा हो गया। दूसरी सुर्खी बेंगलुरु से, जहां पुलिस ने गुरदीप सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप कि वो बिना इजाजत के महिलाओं की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था। उसके हैंडल का नाम इंडिया वॉक 1KM। इस अकाउंट से बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट और कोरमंगला की सड़कों पर चलती फिरती महिलाओं के वीडियोस अपलोड होते थे। इनमें महिलाएं कैमरे से असहज भी दिखी। इस बारे में कार्रवाई तब हुई जब एक लड़की ने अपने वीडियो को गुरदीप के पेज पर देखा और उसने अपने इंस्टाग्राम पर इसके खिलाफ पोस्ट लिखा और कहा कि बेंगलुरु में चर्च स्ट्रीट पर दोस्तों के साथ घूम रही थी, तभी जानकारी के लिए उसका वीडियो उसके बिना इजाज़त के रिकॉर्ड किया गया। बाद में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। वो हैरान रह गई, असहज थी, रिपोर्ट करने हटवाने की कोशिशें नाकाम रहीं। उल्टे उसे अनजान लोगों के अश्लील मैसेज आने शुरू हो गए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। आरोपी गुरदीप 26 साल का है, होटल मैनेजमेंट से ग्रेजुएट है और फिलहाल बेरोजगार है। अगर आपको भी कोई ऑनलाइन इस तरह से हैरेस करता है तो शिकायत ज़रूर करें, क्योंकि आपकी चुप्पी किसी की बेशर्मी और आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।